हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इंग्लिश के चैप्टर गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले इस पोएम को हमने पढ़ा और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो सबसे पहले चेक योर अंडरस्टैंडिंग का पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोयम या फिर पोम को जैसे आपने समझा, उसके अकॉर्डिंग स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। ऑल्सो रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको उसको रेक्टिफाई करना है, उसको सही करके लिखना है। सो फर्स्ट इज द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। पोएम में क्राफ्ट्स पर्सन के स्किल्ड वर्क को हाईलाइट किया गया है, बताया गया है किस तरह से वो ब्यूटीफुल कलरफुल चीज़ें बनाते हैं उनके स्किल्स को और क्रिएटिविटी को यूज़ करके। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज द पोएट शेयर्स दैट म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। ये देखिए, ये लाइन है, द आर्टिसंस विद लूट्स। जैसे फ्लूट एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ही लूट भी एक इंस्ट्रूमेंट है, हमने देखा भी था। देखिए ये है एक लूट, ओके। तो आर्टिसंस उनके इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ईच हेलिंग वैरिड इमोशंस, डिफरेंट इमोशंस को दिखाते हैं, उनके ड्रीम्स को सेलिब्रेट करते हैं, जो ड्रीम्स एको कर रहे हैं, गूंज रहे हैं स्ट्रीट्स पर। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड नहीं, थर्ड स्टेटमेंट चलिए देख लेते हैं ट्रू है या फॉल्स है। द कारपेंटर्स इन द पोएम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। ये एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है। कारपेंटर्स के बारे में कहा गया है कि वो वुड लकड़ी से जो चाहे बना सकते हैं और साथ ही साथ वो मैथमेटिकल प्रिसीजन भी यूज करते हैं। मतलब उन्हें बहुत केयरफुली काम करना होता है, बहुत एक्यूरेटली काम करना होता है, प्रॉपर मेजर करके, यानी कि बिल्कुल वो लॉजिकल वर्क करते हैं। ऐसे नहीं कि लकड़ी ली और कुछ भी क्रिएट कर दिया, उसमें लॉजिक की जरूरत है। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिशियंस इन द पोएम आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लाइटनिंग अप लाइव्स। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। पोएम में बताया गया है कि इलेक्ट्रिशियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल रोल है हमारे जीवन को एक तरह से रोशन करने में। ये देखिए, इलेक्ट्रिशियंस हम यानी कि गुनगुना रहे हैं, तैयार है काम करने के लिए उनके केबल्स और वायर के साथ, टू ब्राइटन आवर लाइव्स, हमारी लाइफ को ब्राइटन करने के लिए और रोशन करने के लिए। नेक्स्ट इज द पोएम पेज होमेज टू शू मेकर्स हु मैन्युफैक्चर क्वालिटी फुटवेयर। होमेज मतलब होता है रिस्पेक्ट देना, सम्मान दिखाना। तो पोएम शू मेकर्स को भी सम्मान देती है जो क्वालिटी फुटवेयर बनाते हैं। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पर शू मेकर्स जो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को लेकर, मतलब जो शूज़ वो बना रहे हैं वो क्वालिटी के हैं जिन्हें लोग यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए, डांसिंग, रनिंग, जंपिंग एंड रिटर्निंग होम। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज द पोएम सेलिब्रेट्स द पेट्रोटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत। पोएम भारत के लोगों में जो पेट्रोटिज्म, देशभक्ति है, उसको सेलिब्रेट कर रही है। तो पेट्रोटिज्म के बारे में नहीं है पोएम है डिफरेंट प्रोफेशंस या फिर जो वर्कर्स हैं उनको रेस्पेक्ट देने के बारे में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और फिर आपको इसको करेक्ट भी करना है, रेक्टिफाई करना है। इस तरफ लिख देते हैं आंसर नंबर 6, द पोएम सेलिब्रेट्स। पोएम सेलिब्रेट करती है, पोएम या पोम जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, दोनों ही करेक्ट है। सेलिब्रेट्स द डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस को, वोकेशंस को, लोगों की स्किल्स को, एंड स्किल्स ऑफ द पीपल ऑफ भारत, भारत के लोगों की डिफरेंट स्किल्स और उनके प्रोफेशंस को पोएम सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट इज द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड। ट्रू स्टेटमेंट है। पोएट का मानना है
कि हर एक वोकेशन, हर प्रोफेशन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि हर किसी का एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में और कंट्री की डेवलपमेंट में। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। सभी स्टेटमेंट्स ट्रू है, इसमें एक फॉल्स है जिसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। ये फाइनल आंसर है। चलिए आगे आते हैं। लेट अस अप्रिशिएट द पोएम। अब पोएम को अप्रिशिएट करते हैं। फर्स्ट इज राइम स्कीम एंड लिनिएशन। राइम स्कीम मतलब होता है जैसे पोएम का जो लास्ट वर्ड है किस तरह से वो नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड से या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट से, मतलब कौन से वर्ड से राइम करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लास्ट वर्ड हो गया स्टार। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार यहाँ पर राइम करता है आर के साथ। अब अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, हाई राइम करता है स्काई के साथ। ओके, तो ये होती है राइम स्कीम। लिनिएशन मतलब लाइंस को कैसे अरेंज किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। डज द पोएम स्ट्रिक्टली अदर टू अ राइम स्कीम और इज इट इन फ्री वर्स। तो क्या पोएम स्ट्रिक्टली किसी राइम स्कीम को फॉलो करती है, अडियर मतलब फॉलो करना, या फिर वो फ्री वर्स है, कोई राइमिंग उसमें नहीं है। तो पोएम को अगर आप देखें लास्ट में या फिर बीच में कहीं भी आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं दिखेंगे। सेलिब्रेटिंग हेयर, ह्यूज, क्राफ्ट्स पर्सन, कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें, यानी कि लूट्स हैं यहाँ पर, स्ट्रीट्स हैं, देन सेलिब्रेटिंग, प्रिसीजन, ओके, हमिंग, लाइव्स। तो ये फ्री वर्स है, इसमें कोई भी फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं है। तो आप लिखेंगे द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स। फ्री वर्स भी काफी है वर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वैरिंग लेंथ ऑफ लाइन्स इन द पोएम। पोएम में आप देखेंगे लाइन की लेंथ डिफरेंट है। फर्स्ट लाइन को आप देखिए, उसकी लेंथ ये है, एक पूरी लाइन। सेकंड में सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जो लाइन है वो ऑलमोस्ट 2 कंप्लीट लाइन्स हैं। उसके बाद आप देखें 2 के आगे भी कुछ वर्ड्स हैं। तो ये जो डिफरेंट लाइन की लेंथ्स हैं, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है रीडर के ऊपर। तो जो वैरिंग लेंथ है लाइन्स की, उनसे एक तरह से पोएम नेचुरल लगती है और फ्लोइंग लगती है। ऐसा नहीं लगता कि ज़बरदस्ती अपनी बात को फिनिश करने के लिए क्विकली पोएट ने उतने ही स्पेस में, जितनी की सेकंड लाइन है या फर्स्ट लाइन है, उतने में ही फिनिश करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं लगता है। एक तरह से किसी भी लाइन को ज़बरदस्ती फोर्सफुली छोटा या बड़ा किया गया हो, ऐसा नहीं लगता है। इससे पोएम इंटरेस्टिंग लगती है। और जैसे नॉर्मल बात कहने में हमारे सेंटेंसेस की लेंथ डिफरेंट होती है, सिमिलरली वैसे ही वो उसी की तरह नेचुरल लगती है। जितनी भी लाइंस लगी पोएट को आंसर को लिखने में, अपनी बात को कहने में, डिफरेंट प्रोफेशंस और उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए उसने उतना ही स्पेस यूज़ किया है। ज़बरदस्ती किसी लाइन को लंबा नहीं किया या छोटा नहीं किया। तो आप कहेंगे जो वैरिंग लेंथ है, द वैरिंग लेंथ ऑफ लाइन्स इन द पोएम साउंड नेचुरल एंड फ्लोइंग। पोएम नेचुरल लगती है और ऐसा लगता है कि नेचुरली वो फ्लो कर रही है, एंड फ्लोइंग। ओके, ये एक तरह से डिफरेंट प्रोफेशंस और उनके आइडियाज़ को इम्पॉर्टेंस देती है, जिससे पोएम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। खैर शॉर्ट में लिखेंगे हम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। पोएम की ज़्यादातर लाइन्स में स्ट्रक्चर का क्या पैटर्न है। तो आप देखेंगे मोस्टली लाइन्स में, फर्स्ट को अगर आप छोड़ दें, हर एक लाइन, डिफरेंट लाइन्स में पोएट ने डिफरेंट वर्कर्स, उनकी एक्टिविटीज़ को एक रिदमिक और डिस्क्रिप्टिव वे में शो किया है या प्रेजेंट किया है। जैसे यहाँ पर क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में बताया, कैसे वो अपनी क्राफ्ट को शो करते हैं, कितना कलरफुल उनका काम है। आर्टिसंस के बारे में बताया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, इमोशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन। नेक्स्ट लाइन में बोटमैन के बारे में, फिर शू मेकर्स, कुक के बारे में, और बस लास्ट लाइन में एंड कर दिया उसी लाइन से जो स्टार्टिंग में थी। ओके, तो मोस्ट ऑफ द लाइन्स में वर्कर्स और उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। आप कहेंगे मोस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम डिस्क्राइब डिफरेंट वर्कर्स, अलग अलग वर्कर्स को और उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करती है। वर्कर्स एंड देयर एक्टिविटीज़।
ओके नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्पीकर की। हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हिज और हर रोल हेयर। आपको क्या लगता है स्पीकर कौन है? तो जो पोएट है वही स्पीकर है और उसका रोल ये है कि उसने डिफरेंट प्रोफेशंस को ऑब्जर्व किया डीपली, उनको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। अब कहेंगे द स्पीकर अपीयर्स टू बी द पोएट। इसमें जो पोएट है वही स्पीकर है जिन्होंने पोएम लिखी है एंड उनका क्या रोल है? द पोएट ऑब्जर्व्स, सेकंड के फर्स्ट का आंसर है ये, हाफ हमने यहाँ पर लिखा। द पोएट ऑब्जर्व्स, वो ऑब्जर्व करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस को एंड अप्रिशिएट्स डिफरेंट प्रोफेशंस। ओके नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे पोएम के टोन और मूड के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। बॉक्स में कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, इनको यूज करके आपको ब्लैंक्स को फिल करने हैं। नीचे दो ए और बी सेंटेंसेस गिवन है, उनमें जो ब्लैंक्स हैं। पहला वर्ड है सीरियस, दूसरा है सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना। हॉस्टाइल मतलब किसी को अपोज करना, विरोध करना किसी का। नेक्स्ट इज रेवरेंशियल, रेवरेंशियल मतलब किसी को रिस्पेक्ट शो करना, एडमायर करना, प्रशंसा करना, जॉयफुल खुशी। सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथी शो करना, एक तरह से हमदर्दी दिखाना, सहानुभूति दिखाना। ओके क्वेश्चन है द टोन इज ब्लैंक एंड ब्लैंक डिपिक्टिंग अ सेंस ऑफ एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पर्सन्स। जो टोन है पोएम की, दो वर्ड्स चूज करने हैं, वो कैसी है? जिसमें एक तरह से पोएट एडमायर करता है और रिस्पेक्ट करता है आर्टिसंस को। तो एडमायर कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है और रिस्पेक्ट शो कर रहा है। एक तो रेवरेंशियल है, रेवरेंशियल मतलब डीप रिस्पेक्ट शो करना, किसी की सम्मान दिखाना किसी के प्रति। और सिंपैथेटिक भी है टोन, सिंपैथी है उसको सभी प्रोफेशंस के प्रति। तो आप लिखेंगे द टोन इज रेवरेंशियल एंड sympathetic. Next is there is a blank mood throughout the poem. पूरी पोएम में मूड कैसा क्रिएट किया पोएम ने आपका, या पोएट का कैसा मूड था? कैप्चरिंग द वाइब्रेंसी एंड रिचनेस ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस एंड स्किल्स। हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं या लोगों की स्किल्स हैं, उसकी रिचनेस को, उसकी वाइब्रेंसी को पोएट ने कैप्चर किया और उसको सेलिब्रेट किया। वो जश्न मना रहा है उन सभी चीज़ों का, यानी कि मूड पूरी ही पोएम में सेलिब्रेटरी है, सेलिब्रेशन का मूड है, सेलिब्रेटरी। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी मतलब वो वर्ड्स जिनको पढ़ने के बाद एक तरह से एक इमेज क्रिएट होती है आपके माइंड में। तो सेलेक्ट एनी टू डिस्क्रिप्शंस, कोई भी दो डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करिए पोएम से, दैट इवोक विजुअल इमेजेस, जिनको पढ़ने के बाद आपके आंखों के सामने एक इमेज बन गई हो। एक इस पेज से देख लेते हैं, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। जब ये बताया कि बोटमैन उनके नेट्स को, जो जाल है उसको इकट्ठा कर रहे हैं किनारे पर से, तो पढ़ते ही एक माइंड में एक इमेज बन गई जहाँ पर कुछ बोटमैन है और वो अपने जाल को इस तरह से गैदर कर रहे हैं। ओके और यहाँ पर इमेजरी आपको फील हुई होगी शायद से। इसमें भी वर्क विद केबल्स एंड वायर्स, केबल्स और वायर्स के साथ जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो काम कर रहे हैं, तो माइंड में एक इमेज आई होगी, इलेक्ट्रिशियन है, केबल्स हैं, वायर्स हैं, उसके पास काम कर रहा है। या फिर ये दी आर्टिसंस विद लूट्स, जब आपने वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा तो एक तरह से इमेजिन आपने कर लिया होगा, आर्टिसंस हैं बहुत सारे जिनके पास वो लूट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो उनके हाथ में है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके ड्रीम्स को। या वुवन विद कलर्स एंड मिरियड ह्यूज, इसको पढ़ने के बाद भी आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई होगी। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स हैं जो कलर्स से और उनकी कलर्स के जो डिफरेंट शेड्स हैं उनको यूज़ करके अपना कोई आर्ट का काम कर रहे हैं। ओके तो कोई भी दो इंस्टेंसेस आप लिख दीजिए। एक लिख देते हैं वुवन विद कलर्स एंड मिरियड ह्यूज, नंबर 1 ये लिख देंगे आप, हम रिपीट नहीं करेंगे, मतलब दोबारा नहीं लिखेंगे नीचे। और एक ये तो है ही, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर,
ये सेकेंड लाइन। ओके, नेक्स्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजेस। सुटेबल फ्रेजेस से ब्लैंक्स को फिल करिए। द पोएम इंक्लूड्स ऑडिटरी इमेजरी। कुछ ऑडिटरी इमेजरी भी है पोएम में, मतलब जिनको पढ़ के ऐसा लगता है कि आप सुन रहे हैं, एक तरह से वो इमेज क्रिएट होती है। थ्रू मेंशंस ऑफ आर्टिसंस विद लूट्स, जैसा बताया गया आर्टिसंस हैं उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो शायद से आपने इमेजिन किया होगा वो लूट्स बजा रहे हैं उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। दो और इंस्टेंसेस आपको बताने हैं जहाँ पर ऑडिटरी इमेजरी क्रिएट होती है। तो एक तो आर्टिसंस जो हमिंग कर रहे थे, गुनगुना रहे थे, वो पढ़ के शायद आपके माइंड में एक इमेज आई होगी। आर्टिसंस नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रीशियंस, कि इलेक्ट्रीशियंस काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कोई भी गाना गुनगुना रहे हैं धीरे धीरे। एक तो इलेक्ट्रीशियंस हमिंग और एक ऑडिटरी इमेजरी की हम बात कर रहे हैं। एक और था कोई, हाँ, सिंगिंग, डिलिशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, या फिर सिंगिंग वाइल एट वर्क, जो बोटमैन थे वो गा रहे थे जब वो काम कर रहे थे। ठीक है, कोई भी दो इंस्टेंसेस आप लिख देंगे, सिंगिंग वाइल एट वर्क एंड द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग। इनसे क्रिएट होती है साउंड इमेजरी। इलेक्ट्रिशियंस हमिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है किसी चीज को की क्वालिटी को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करना, लेकिन उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं एग्जाम अगर बहुत इजी है तो ये सेंटेंस हम बोल देते हैं द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत ही इजी था। अब ये नहीं कि एग्जाम ही पीस ऑफ केक था या केक आपको खाने को मिला। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को मेटाफर कहा जाता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है ये बताइए। जो मेंशन किया है डिलिशियस सिंगिंग, ये कुक के केस में कहा था, हालांकि खाना होता है डिलिशियस, लेकिन अगर किसने बोल दिया उसकी वो खाना बनाता है लेकिन सिंगिंग भी टेस्टी है, तो कुक के लिए डिलिशियस सिंगिंग ये जो यू मेंशन किया गया है ये एक मेटाफर है। बिकॉज इट इम्प्लाइज, क्योंकि इसका मतलब ये है दैट द क्वालिटी ऑफ द सिंगिंग इज सो एंजॉयबल एंड प्लीजिंग, कि जो वो गाना गा रहा है वो इतनी इंजॉयबल है, इतना आप उसको एंजॉय करते हो, इतनी प्लीजिंग है, दैट इट कैन बी इक्वेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग समथिंग डिलिशियस। जैसे कोई डिलिशियस चीज़ आप खाते हो तो बहुत खुशी होती है आपको, प्लीज होते हो आप, बिल्कुल वैसे उसकी सिंगिंग को सुन के भी हुआ। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर कुक की सिंगिंग को कंपेयर किया गया है किसी डिलिशियस चीज़ से, क्योंकि दोनों से एक्सपीरियंस आपको या खुशी आपको एक जैसी ही मिलती है। तो ये एक मेटाफर है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सिंगिंग टेस्टी है या आप उसकी सिंगिंग को टेस्ट कर रहे हैं। मेटाफर में यही होता है, लिटरल मीनिंग नहीं होता। ओके, स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है किसी नॉन लिविंग चीज़ में ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटीज शो करना। जैसे जनरली हम बोल देते हैं द सन इज स्माइलिंग या द विंड इज डांसिंग, तो सन स्माइल नहीं कर सकता, स्माइल करना एक ह्यूमन जैसी क्वालिटी है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको एक लाइन सेलेक्ट करनी है दैट टेल्स अस दैट द पोएट पर्सोनिफाइज वोकेशन बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटीज टू देम। किसी चीज़ को जो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी हो पोएट ने, वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे कि उन्होंने पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज़ किया है। देखो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि बोटमैन, कुक, शू मेकर ये तो सभी ह्यूमन्स ही हैं। आर्टिसंस विद लूट्स एंड, हाँ ये पहली लाइन है, आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग। मैं सुनता हूँ कि भारत सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सेलिब्रेट ह्यूमन बींग्स करते हैं, भारत नॉन लिविंग एंटिटी है, कंट्री का नाम है, वो डिफरेंट वोकेशंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर पोएट ने इमेजिन किया है, एक तरह से ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी है भारत को। तो यही पूरी लाइन आप लिख देंगे, आई हेयर भारत, इतना भी चलेगा वैसे, सेलिब्रेटिंग यहाँ पर यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज रिपीटेशन। ये सभी चीज़ें यूज़ की जाती है पोएम को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। जैसे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया जाता है रीडर्स को पढ़ने में अच्छा लगे, मेटाफर को यूज़ किया जाता है इमेजरी, कि जब वो रीड करे तो एक तरह से एक इमेज क्रिएट हो उनके माइंड में,
टोन और मूड होता है हर एक पोएम का। किसी पोएम को पढ़ने के बाद आप बहुत एक तरह से इमोशनल फील करते हैं, सैड हो जाते हैं। कई पोएम को पढ़ने के बाद हम हैप्पी फील करते हैं, जैसे सॉन्ग्स के साथ भी होता होगा। कई गाने आप सुनते हैं बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, तो वो उसका मूड हो जाएगा। और राइम स्कीम अलग होती है हर पोएम की। ओके, खैर अभी आते हैं रिपीटेशन पर। वाई माइट द पोएट हैव बिगन एंड एंडेड विद द सेम लाइन? क्या रीजन है कि पोएट ने सेम लाइन से पोएम को स्टार्ट किया और एंड किया? वो लाइन थी, आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वैरिड वोकेशंस आई हेयर। मैं सुन रहा हूँ कि देखता हूँ कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है डिफरेंट वोकेशंस को। तो यहाँ पर पोएट एम्फेसाइज करना चाहता है, ये जो मेन आइडिया है और उसको और स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहता है कि भारत में हम डिफरेंट प्रोफेशंस की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए इस लाइन को रिपीट किया गया है। सो आप कहेंगे द पोएट रिपीट्स द लाइन। द पोएट ने ये लाइन रिपीट की है। चलो ठीक है, अपनी तरफ से लिख देते हैं। द पोएट रिपीट्स द लाइन टू एम्फेसाइज, इस चीज पर एम्फेसाइज करने के लिए और जोर डालने के लिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है द इम्पॉर्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस इन भारत एंड सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट, वैरिड मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस इन भारत, कि भारत में किस तरह से डिफरेंट प्रोफेशंस को सेलिब्रेट किया जाता है और उनकी इम्पॉर्टेंस समझी जाती है। इस आइडिया पर वो और एम्फेसाइज करना चाहता है, जोर डालना चाहता है, इसीलिए पोएम वहीं से स्टार्ट हुई और वहीं से एंड हुई। ये मेन आइडिया है आपकी पोएम का। आपको डिफरेंट प्रोफेशंस के काम बताना नहीं है कि कुक क्या करता है या फिर इलेक्ट्रिशियंस क्या करते हैं। मेन आइडिया यही है कि हर किसी के काम की इंपॉर्टेंस को आप समझे, उनको सेलिब्रेट करें, उनको रिस्पेक्ट दे। नाउ अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब होता है जब किसी सेंटेंस के में जो वर्ड्स आप यूज करते हैं उनका फर्स्ट लेटर रिपीट होता है। इससे भी एक तरह से एक रिदम क्रिएट होती है, रीडर को अच्छा लगता है पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, गो एंड गैदर द ग्रीन ग्रास, जी 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 साउंड बहुत बार रिपीट हुआ। या फिर एक आपने पढ़ा होगा, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो इसमें स श साउंड बहुत रिपीट हुआ है। इस तरह के लिटरेरी डिवाइस को हम बोलते हैं अलिटरेशन। डीप इन द डार्कनेस अ डॉग बार्क, डी साउंड यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आपको दो एग्जाम्पल्स देखने हैं अलिटरेशन के फ्रॉम द पोएम से। चलिए देखते हैं, जहाँ पर रिपीट हुए हो एक लाइन में दो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर, दो या उससे ज़्यादा, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए। इसमें तो कोई वॉइस ऑफ द वोकेशन, थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, ये हो सकता था। एक दो वर्ड आ जाते हैं कई बार बीच में। अगर वॉइस ऑफ वोकेशन होता तो हम लिख सकते थे इसको अलिटरेशन में, वॉइस ऑफ देयर वोकेशन। चलो, इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, आई थिंक ये कहीं ना कहीं अगर नहीं मिलता है कोई तो इसको हम लिख सकते हैं, वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस। हाँ, वी साउंड रिपीट हुई है यहाँ पर। इसके अलावा ये रहा वर्क विद केबल्स एंड वायर्स, वर्क विद, ठीक है, दो आ गए यहाँ पर। एंड नेक्स्ट ये रहा द वैरिड वोकेशंस आई हेयर, वैरिड वोकेशन वी रिपीट हुआ है, तो ये दोनों आप लिख दीजिए, द वैरिड वोकेशंस, ठीक है, इसमें है अलिटरेशन। और दूसरा है आर्टिसंस इमोशन सेलिब्रेट, DES कारपेंटर, ये आप नहीं लिख सकते। देखिए, कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, आपको साउंड पर ध्यान देना है, अल्फाबेट्स पर नहीं। ये क की साउंड है, ये स की साउंड है। कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, साउंड रिपीट नहीं हुई है। ओके, कारपेंटर्स क्रिएट होता तो फिर वो हो जाता। ये दो सही है, द वैरिड वोकेशंस एंड वर्क विद केबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, द वॉइसेस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइसेस ऑफ देयर आइडेंटिटी, या फिर ये लिख दीजिए ना, द वैरिड वॉइसेस आई हेयर। पहले ये तो नहीं था हमारा वैरिड वॉइसेस, हाँ वैरिड वोकेशंस था, द वैरिड वोकेशंस आई हेयर एंड द वैरिड वॉइसेस आई हेयर, ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मतलब एक तरह से कोई
कोई आइटम हो सकता है, कोई कलर या फिर कोई भी एक्शन जो किसी का सिंबल हो, प्रतीक हो। जैसे वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है ना, हमारे ट्राई कलर नेशनल फ्लैग में सभी कलर्स डिफरेंट इमोशंस को सिंबलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन है, ईच वोकेशन इन द पोएम सिंबलाइजेस समथिंग मोर दैन जस्ट अ जॉब। हर एक वोकेशन पोएम में जो यूज किया गया है वो सिर्फ एक जॉब नहीं है, कहीं उससे कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वो उनकी आइडेंटिटी का सिंबल है, लोगों की क्रिएटिविटी का सिंबल है, सोसाइटी में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन का सिंबल है। वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज इट सिंबलाइज, वो क्या सिंबलाइज करता है। तो ईच वोकेशन सिंबलाइजेस, हर एक वोकेशन सिंबलाइज करता है या वो सिंबल है उसकी, उस पर्सन की आइडेंटिटी का, उसकी डिग्निटी का, आइडेंटिटी, डिग्निटी, क्रिएटिविटी एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ओके। चलिए देखिए, एक पोएम जो हम बहुत ही सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ही रीड करते हैं, उसमें इतनी चीज़ों से मिलकर एक पोएम बनती है। सिंबलिज्म भी होता है उसमें, प्रोफेशन को सिर्फ लोगों का काम नहीं बताया गया है, वो अलग अलग चीज़ों के सिंबल है। एलिट्रेशन भी यूज़ किया गया, रिपीटेशन भी की गई ताकि उस चीज़ पर एम्फेसाइज किया जा सके। पर्सोनिफिकेशन भी है, यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ देने की कोशिश की गई है। मेटाफर भी यूज़ किए गए हैं, इमेजरी भी है, ओके। होपफुली ये सभी जो हमारे, इनको लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं, जिससे कि राइटर्स उनके जो इमोशंस हैं उनको शो करते हैं राइटिंग्स के थ्रू। एक तरह से जो डीपर मीनिंग है, अंदर छिपा हुआ मीनिंग है, उसको कन्वे करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि रीडर्स में कुछ इमोशंस इवोक हो उसको पढ़ने के बाद। और ये आपके 9th क्लास के सिलेबस में भी है, 2 हमने देखे अभी। एक इसमें से सिंबलिज्म है, एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, इमेजरी है, ओके। टोन एंड मूड तो डिफरेंट चीज़ है। खैर आगे आते हैं। नाउ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है, उसको रीड करना है। पोएम का एक पार्ट दिया है, उसको पढ़िए और फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए। सो द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। शू मेकर्स को, जो शूज बनाने वाले हैं, वो अफर्म करते हैं। अफर्म करना मतलब कॉन्फिडेंस रखना, विश्वास रखते हैं उनके काम की क्वालिटी पर। फॉर द फीट दैट वॉक्स, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। और उनके बनाए हुए शूज लोगों के पैरों को चलने में, दौड़ने में, डांस करने में, देन और घर वापस आने में हेल्प करते हैं। द डिलिशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, कुक की जो सिंगिंग है वो भी बहुत डिलिशियस है उसके खाने के साथ साथ। और द रिदम ऑफ डिजाइनर, मेसन, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। फिर डिजाइनर, मेसन, मिस्त्री सभी एक रिदम के साथ अपना काम करते हैं और हर एक उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो उनसे बिलोंग करती है, जो सिर्फ उनकी है, ना कि किसी और की, टू नन एल्स। मतलब वो एक तरह से स्किल जो सिर्फ उनको आती है उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। द पोएट सेज दैट द शू मेकर्स अफर्म द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। पोएट ने कहा कि शू मेकर्स अफर्म करते हैं, एक तरह से विश्वास दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क में। उनको पता है कि जो काम उन्होंने किया है वो अच्छा ही होगा क्योंकि वो स्किल्ड है उस काम को करने में। What does affirm refers to here? यहाँ पर affirm का क्या मतलब है? To make adjustments in, अपने काम में एडजस्टमेंट करते हैं। To declare with confidence, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ क्वालिटी डिक्लेयर करते हैं कि हाँ जो शूज़ हमने बनाए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। To label the goods, गुड्स को, चीज़ों को लेबल करना या फिर उनके एफर्ट्स को जस्टिफाई करना। ना वो अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, ना लेबलिंग, ना ही एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ गुड क्वालिटी ऑफ देयर शूज को। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट डू क्वालिटी शूज हेल्प विद अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी शूज है वो किस चीज में हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं वॉकिंग में लोगों को, डांसिंग में, रनिंग, जंपिंग एंड रिटर्निंग होम। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 2, क्वालिटी शूज हेल्प पीपल, क्वालिटी शूज लोगों को हेल्प करते हैं, हेल्प पीपल वॉक, डांस, रन, जंप एंड रिटर्न होम।
return home. Okay, next. What does return home symbolize beside the literal act of returning? देखो, एक तो है लिटरली घर वापस आने में हेल्प करते हैं आपके शूज। एक इसका दूसरा सिंबल भी है, एक होता है लिटरल मीनिंग, जो लिखा है बिल्कुल वैसा ही मतलब। उसके अलावा घर वापस आना, रिटर्न होम, ये सिंबल भी है। किस चीज का सिंबल है? शूज हेल्प करते हैं घर वापस आने में, मतलब वो सिंबलाइज कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को, कि वो आपको सेफली घर पहुंचाते हैं, या फिर रीचिंग वंस डेस्टिनेशन सक्सेसफुली, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली घर ही आपका फाइनल डेस्टिनेशन होता है काम करने के बाद। तो वो सिंबल है आंसर नंबर 3, रिटर्न होम। रिटर्न होम सिंबलाइजेस, ये सिंबलाइज करता है सेफ्टी को, एंड रिटर्निंग होम, रीचिंग डेस्टिनेशन पर वापस आना तो कोई मतलब नहीं है सेंटेंस का। रीचिंग वंस डेस्टिनेशन, ओके, आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जिसमें शूज आपकी हेल्प करते हैं सेफली आपको वहां तक पहुंचाने में। ओके, तो ये रिटर्न होम का ये एक सिंबॉलिक मतलब ही है। नाउ आइडेंटिफाई द phrase that tells us that every worker's contribution is distinct. उस फ्रेज को पहचानिए जिसका ये मतलब है, जो हमें बताता है कि हर वर्कर का कंट्रीब्यूशन कुछ डिफरेंट है, अलग होता है। तो देखो ये लाइन है, लास्ट लाइन, what belongs to them and to none else. हर एक सेलिब्रेट कर रहे हैं उस काम को जो सिर्फ उनसे बिलोंग करता है। कुक्स अच्छा खाना बना सकते हैं, कोई और नहीं, तो वो उसमें जश्न मनाते हैं कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे पास ही इसकी स्किल है। तो ये फ्रेज है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल वर्ड्स। फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप एंड रिटर्न होम रेफर्स टू, ये जो यूज किए गए हैं पैरों के लिए, जो शूज हैं वॉक करने में, डांस, रन, जंप, घर वापस आने में हेल्प करते हैं। इट रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ क्वालिटी शूज, ये हमें बताते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंस है या फिर क्वालिटी शूज किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूज, क्वालिटी शूज भी आप लिख सकते हैं, रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी शूज। चलिए बहुत लेंदी आंसर्स नहीं लिखते हैं, या फिर यूजफुलनेस ऑफ क्वालिटी शूज। ओके, ये फाइनल आंसर्स हैं आपके। आगे आते हैं नाउ क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के, लिख लिए हैं हमने प्रॉपरली। फर्स्ट इज व्हाई डज द पोएट से आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वैरिड वोकेशंस आई हेयर। पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे लगता है कि भारत में, या फिर मैं सुनता हूँ भारत सेलिब्रेट कर रहा है डिफरेंट वोकेशंस को, डिफरेंट प्रोफेशंस को। तो क्योंकि लोग इंडिया में डिफरेंट प्रोफेशंस को एंजॉय करते हैं, स्किल के साथ, डेडिकेशन के साथ करते हैं, और पोएट को लगता है कि हर एक वोकेशन इंपॉर्टेंट है और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, सभी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, करते हैं मतलब हम। तो आंसर आप लिखेंगे So the poet says this because people of different professions in Bharat work with joy, skill and dedication. So poet ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि भारत में डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग उनके काम को खुशी के साथ, स्किल के साथ और समर्पण के साथ करते हैं। The poet feels that every vocation is important and deserves respect. पोएट का मानना है कि हर एक वोकेशन, हर काम, हर प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है और वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, इसीलिए भारत में हम डिफरेंट प्रोफेशंस को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ व्हाट डज द इलेक्ट्रिशियन हमिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर वर्क सजेस्ट। बताया गया कि इलेक्ट्रिशियन जब काम के लिए तैयार हो रहा है तो वो हमिंग कर रहा है, यानी कि गुनगुना रहा है। तो उसका गुनगुनाना क्या सजेस्ट करता है, इसका क्या मतलब है? द इलेक्ट्रिशियन हमिंग व्हाइल वर्किंग सजेस्ट्स हैप्पीनेस, एनर्जी एंड इंटरेस्ट इन हिज वर्क। उसका गुनगुनाना सजेस्ट करता है, हमें बताता है कि काम में उसको खुशी मिलती है, वो हैप्पी है, एनर्जेटिक है और उसके काम में उसका इंटरेस्ट है।
आप भी जब अपने इंटरेस्ट का कोई काम करते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं। इट शोज दैट ही एंजॉयज डूइंग हिज जॉब। हमिंग का मतलब ये है कि वो उसकी जॉब को करना एंजॉय करता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशंस इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। ये जो लाइन है कि उनकी वोकेशन की वॉइस ही उनकी आइडेंटिटी है, उनका वोकेशन एक टाइम के बाद लोग जो काम करते हैं वो उनकी पहचान बन जाता है। सो द लाइन मीन्स दैट अ पर्सन्स प्रोफेशन बिकम्स देयर आइडेंटिटी। इस लाइन का मतलब ये है कि एक पर्सन का जो प्रोफेशन है, जो काम है उसका, वो उसकी आइडेंटिटी बन जाएगा। जैसे हमने कहा भी था, आप किसी से पूछेंगे आप कौन हैं, तो शायद वो अपने नाम से पहले अपना काम बताए कि मैं एक टीचर हूँ, या मैं एक कुक हूँ, या फिर मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो वो उनकी पहचान बन गई कि वो कौन है, वो अपने काम से डिफाइन होंगे। पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ द वर्क दे डू। लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनकी पहचान बनती है और रिस्पेक्ट होती है जो वो काम करते हैं उसकी वजह से। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ एक ही प्रोफेशंस रिस्पेक्टेड है, हर किसी की इक्वल रिस्पेक्ट है। आप अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, अगर कोई खराब डॉक्टर है तो उसकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई अच्छा कुक है तो वो भी इक्वली रिस्पेक्टफुल है। ओके, आपके काम के करने का तरीका क्या है, आप कितने स्किलफुल है अपने काम में, उससे आपकी रिस्पेक्ट होती है। अदरवाइज हर प्रोफेशन रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और हम हर एक की रिस्पेक्ट करते भी है। नेक्स्ट, डू यू थिंक द रोल ऑफ ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वोकेशंस इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ्स? बिल्कुल, ये तो लगता ही है हमें कि सभी लोग जो डिफरेंट वोकेशन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, सभी का हमारी डेली लाइफ में सभी की इंपॉर्टेंस है। अपने आंसर को आपको रीजन के साथ सपोर्ट करना है। सो यस, the role of all people belonging to different vocations is important because professions helps society in some way। हर एक प्रोफेशन किसी न एवरी प्रोफेशन हर प्रोफेशन किसी न किसी तरह से सोसाइटी को हेल्प करता है। फार्मर्स हमें फूड देते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स हमने दे दिए। कारपेंटर फर्नीचर बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसमें तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, लोगों को जो बच्चे हैं उनको गुड सिटीजन्स बनाते हैं, डॉक्टर्स हमें ट्रीट करते हैं। ओके, मेसन हमारे लिए घर बनाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाई इज द पोएट सेलिब्रेटिंग ऑल द वोकेशंस इन द पोएम? पोएम में पोएट सभी वोकेशंस को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर कंटेक्स्ट। चैप्टर से नहीं, अपने कंटेक्स्ट से एग्जाम्पल देने हैं आपको। तो आप कहेंगे द पोएट सेलिब्रेट्स ऑल वोकेशंस। पोएट सभी वोकेशंस को, सभी प्रोफेशंस को सेलिब्रेट करता है बिकॉज एवरी वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी थ्रू देयर स्किल्स एंड हार्ड वर्क। हर एक वर्कर, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, सोसाइटी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अपने स्किल के थ्रू, अपने हार्डवर्क के थ्रू वो कुछ न कुछ समाज में कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। जैसे हमारी लाइफ में भी टीचर्स एजुकेटर्स, जो टीचर्स हैं वो हमें एजुकेशन देते हैं। डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। एंड सैनिटेशन वर्कर्स कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। सैनिटेशन वर्कर्स हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजरी टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी इन एवरी वर्क? किस तरह से पोएट ने, इमेजरी मतलब हमने पहले भी देख लिया है, एक इमेज जो क्रिएट होती है, तो एक सेंसरी इमेजरी क्रिएट की है हर काम की ब्यूटी को दिखाने के लिए। तो पोएट ने कलरफुल डिस्क्रिप्शंस यूज किए, साउंड्स भी यूज किए, साउंड इमेजरी के बारे में लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, और एक्शंस दिखाए हैं लोगों के टू मेक एवरीडे वर्क ब्यूटीफुल एंड लाइवली। उन्होंने बताया है कि क्राफ्ट्स पर्सन कैसे डिफरेंट कलर्स और उनके ह्यूज के साथ काम करते हैं, उनके डिफरेंट शेड्स के साथ। फिर किस तरह से जो हमारे आर्टिसंस हैं वो लूट्स के साथ काम कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको प्ले करके। और डिफरेंट एक्शंस तो बताए हैं हर एक काम करने में, जो जैसे बोट्समैन है कैसे वो कलेक्ट कर रहे हैं अपने नेट्स को, सेल कर रहे हैं। तो जब आप इनको पढ़ते हैं एक इमेज क्रिएट होती है। कलरफुल की बात की तो कलर्स की इमेज आ गई, साउंड्स की बात की तो आप इमेजिन करने लगे कि वो साउंड आपको सुनाई दे रही है, एक्शन से इमेज बन गई कि लोग वो एक्शन कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें पोएट ने यूज़ की है कि लोगों का काम कितना ब्यूटीफुल और लाइवली है वो बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिसंस विद लूट्स, इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, बोटमैन सिंगिंग क्रिएट विविड इमेज एंड साउंड इन द रीडर्स माइंड। रीडर के माइंड में
इनको पढ़ने के बाद एक विविड लाइवली इमेज बन जाती है। ओके, तो ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। कोशिश की है हमने कि शॉर्ट में ही लिखें आंसर नंबर 1 and 2, 3rd and 4th, then 5th and 6th. Okay, now vocabulary in context. So people of different vocations are being described in the poem. पोएम में different vocations के लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। मैच द वोकेशंस गिवन इन द बॉक्स। अब बॉक्स में जो वोकेशंस गिवन है उनकी आप मैचिंग करेंगे विद द डिस्क्रिप्शंस दैट फॉलो, जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनके साथ। यहाँ पर जिन वोकेशंस के नाम दिए हैं, सबसे पहले है आशा वर्कर। आशा होता है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अक्रेडिटेड मतलब ऑथोराइज्ड। कन्फेक्शनर मीनिंग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो तो हम अभी देखेंगे ही नीचे। कन्फेक्शनर, सेरिकल्चरिस्ट, वेल्डर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, गोल्डस्मिथ। ओके, सबसे पहले है अ पर्सन हु स्टडीज और ग्रोज गार्डन प्लांट्स। एक पर्सन जो गार्डन प्लांट्स को ग्रो करता है या फिर उनको स्टडी करता है उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। यहाँ पर आप लिख देंगे, हम नंबर्स लिख रहे हैं ऊपर। अ ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। एक फीमेल हेल्थ वर्कर जिनको ट्रेनिंग दी होती है प्रॉपर, वो होते हैं आशा वर्कर। सेकेंड, अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क। जो रॉ सिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं सेरिकल्चरिस्ट। थर्ड, अ पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। एक पर्सन जिसका काम है स्वीट्स या चॉकलेट्स बेचना, वो होता है कन्फेक्शनर। देन अ मेटल वर्कर हु स्पेशलाइजेज इन वर्किंग विद प्रेशियस मेटल्स। जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, सोना चांदी, ये जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं हमारे, जो इनके साथ काम करता है वो होता है गोल्डस्मिथ, सुनार जिसे हम कहते हैं। अ पर्सन हु फ्यूजेज मटीरियल्स टुगेदर। एक पर्सन जो मटीरियल्स को साथ में फ्यूज करता है, जोड़ता है, वो होता है वेल्डर। ओके, नेक्स्ट। नाउ डिड यू नो, क्या आप जानते थे? अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा जैसे हमने अभी फुल फॉर्म देखी भी, जो हमारे ऑथराइज्ड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, आशा वर्कर्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनको अपॉइंट करती है, एम्प्लॉय करती है एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इंडिया का जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसका ये एक पार्ट है। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द कॉलम 2 दैट इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन कॉलम 1। कॉलम 1 में आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, सभी के मीनिंग्स जब पोएम हमने पढ़ी तब देख लिए थे। राइट हैंड साइड में कुछ और वर्ड्स हैं, एक वर्ड सिमिलर इनका सिनोनिम नहीं है, उस वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला वर्ड है मिरियड। मिरियड मतलब बहुत ज्यादा, जिनकी गिनती भी ना की जा सके। काउंटेबल मतलब जिनको काउंट किया जा सके, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। मिरियड का ऑपोजिट होता है काउंटेबल। इननंबरेबल, न्यूमरस बहुत ज्यादा, अबंडेंट मतलब भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नंबर्स में। ये तीनों ही इसके सिनोनिम है। काउंटेबल नहीं है, काउंटलेस होता तो फिर वो हो जाता। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूज। ह्यूज मतलब एक डिफरेंट शेड्स कलर के, तो शेड्स, टिंट, ड्राइंग, कलर। ड्राइंग नहीं है ऑब्वियसली। ह्यूज मतलब होता है कलर या फिर उसके डिफरेंट शेड्स या उसके टिंट्स। प्रिसीजन, प्रिसीजन मतलब बिल्कुल सटीकता के साथ। एग्जैक्टनेस, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही। एक्यूरेसी के साथ, करेक्टनेस के साथ। कैलकुलेशन इसका कोई सिनोनिम नहीं है, कैलकुलेट करना डिफरेंट है प्रिसीजन से। वैरिड, वैरिड मतलब डिफरेंट, अलग अलग। असॉर्टेड, डाइवर्स मतलब भी अलग अलग होता है, असॉर्टेड मतलब भी डिफरेंट। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, तो ये ऑपोजिट है इसका, डिफरेंट तो है ही, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज डिलीशियस। डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी। माउथ वाटरिंग सही है, मुंह में पानी आ जाए जिसको सूंघकर या देखकर। इनएडिबल मतलब होता है जो खाने लायक ना हो। एडिबल मतलब खाने लायक, इनएडिबल ऑपोजिट हो गया। टेस्टी, फ्लेवरफुल सभी सही है, डिलीशियस की ही वो है, इनएडिबल अलग है। तो मिरियड मतलब इननंबरेबल, न्यूमरस या अबंडेंट। ह्यूज मतलब शेड, टिंट्स या कलर। प्रिसीजन, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, करेक्टनेस। वैरिड, असॉर्टेड, डाइवर्स या डिफरेंट। डिलीशियस, माउथ वाटरिंग, टेस्टी या फिर फ्लेवरफुल। चलिए आगे आ जाते हैं। नाउ लिसन एंड रिस्पॉन्ड। अब है लिसनिंग एक्टिविटी। यू विल लिसन टू 2 फ्रेंड्स, अ बॉय एंड अ गर्ल, डिस्कसिंग द ऑक्यूपेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स। अभी 2 बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे
जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की है, उनके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस के बारे में वो काम कर रहे हैं। जब आप सुन रहे होंगे तो इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है इन 2 और 3 वर्ड्स ओनली। ट्रांसक्रिप्ट है टीचर के लिए पेज नंबर 262 पर। ओके, सो ये है आपकी ट्रांसक्रिप्ट। इसको सिर्फ हम रीड करेंगे, आपको केयरफुली सुनना है। मतलब जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो सभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ लिसनिंग एक्टिविटी है ये। ओके, सो द बॉय सेज, हेलो अरुणा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? गर्ल सेज, ओ, आई एम जस्ट ऑन माई वे बैक फ्रॉम द फैक्ट्री. I had gone to drop my mother's lunch box. It's vacation time for me and I want her to have warm food. That's the reason I pack it fresh and take it to her these days. Boy says, that's heartwarming. What does your mother do in the factory? The factory is an automobile spare parts manufacturing unit and she is the line supervisor. She checks the smooth functioning of the manufacturing process and the quality of the parts at that level. Boy says, wow, that's a lot of responsibility. I can understand because my father is an automobile mechanic. The supervisor at his workshop also has to do all that. Girl says, an automobile mechanic? That's interesting. No wonder you were so good with mechanical demonstrations during the science exhibition. I can identify the smaller parts at my mother's factory, but I'm clueless about their application. Boy laughs and says, father let me go through his toolkit over the weekends if I want to. I often use toy cars to discuss detail and usage with him. Wonderful. I would love to join in next time. Of course, you are welcome. Okay, hopefully समझ में आ गया होगा आपको। तो ये कॉन्वर्जेशन है गर्ल और बॉय के बीच में। वो अरुणा लड़की का नाम है। बॉय पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो? वो बोलती है मैं फैक्ट्री से आई हूँ अपनी मदर को लंच बॉक्स देकर, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ हैं अभी, तो मैं चाहती हूँ कि वो गर्म खाना खाए, इसलिए मैंने फ्रेश खाना पैक करके आजकल उनको देकर आती हूँ। बॉय कहता है तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी मदर फैक्ट्री में क्या करती है? वो बोलती है कि जो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर एक सुपरवाइजर है, वो देखती है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चर करना मतलब होता है बनाना, टूल्स बनाने का प्रोसेस स्मूथली चलता रहे और क्वालिटी अच्छी हो उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी। बॉय कहता है ये तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वाला काम है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर भी एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक ही है, उनके जो सुपरवाइजर है उनको भी ये सभी काम करना पड़ता है। तो कहते हैं ऑटोमोबाइल मैकेनिक, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी तुम मैकेनिकल डेमोन्स्ट्रेशंस में इतने अच्छे हो जो हमारे साइंस एग्जीबिशन में हुई थी। मैं छोटे छोटे पार्ट्स को आइडेंटिफाई तो कर लेती हूँ जो मेरी मदर की फैक्ट्री में है, लेकिन उनका काम क्या है वो मुझे नहीं पता। वो हंसता है और कहता है कि मेरे फादर वीकेंड्स पर कभी कभी मुझे उनकी टूल किट देखने देते हैं और मैं ऑफन टॉय कार्स की डिस्कस करता हूँ उनके साथ, उसकी डिटेल के बारे में, उनके यूसेज के बारे में। लड़की कहती है नेक्स्ट टाइम मैं भी ज्वाइन इन करूँगी, यू आर वेलकम। ओके, क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। फर्स्ट इज द गर्ल इज ब्लैंक अबाउट टेकिंग फूड फॉर हर मदर एट द फैक्ट्री। फैक्ट्री में लड़की अपनी मदर के लिए खाना लेकर जाती है, तो वो उसके लिए हैप्पी है, जो काम वो कर रही है, खुश है, या बोस्टफुल घमंडी है, या अनश्योर है, श्योर नहीं है। तो अनश्योर घमंडी जैसा तो कोई भी सेंटेंस उसने बोला नहीं, वो हैप्पी है, वो उस काम को वो खुशी से कर रही है। द बॉय थिंक्स दैट द जॉब ऑफ द गर्ल्स मदर कैरीज अ लॉट ऑफ। बॉय का मानना है कि लड़की की मदर की जो जॉब है उसमें बहुत सारा लक का काम है, किस्मत है, रिस्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका मानना है कि उस काम में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी का काम है। नेक्स्ट, द गर्ल ब्लैंक वाई द बॉयज गुड एट साइंस एग्जीबिशन। लड़की वंडर करती है, हैरान होती है कि कैसे वो साइंस एग्जीबिशन में इतना अच्छा है। क्वेश्चन करती है, सवाल उठाती है उस पर, या रियलाइज करती है, उसे रियलाइज होता है, एहसास होता है कि लड़का साइंस एग्जीबिशन में क्यों अच्छा है, क्योंकि उसके फादर एक मैकेनिक है। द गर्ल शेयर्स हर ब्लैंक अबाउट ज्वाइनिंग द वीकेंड डिस्कशन ऑन द टूल्स। टूल्स का जो वीकेंड डिस्कशन होता है लड़के और उसके फादर के बीच में, लड़की उनके डाउट्स को शेयर करती है, डाउटफुल है, उसकी विश को शेयर करती है, मतलब उसकी इच्छा है कि वो भी ज्वाइन करे। आई वुड लव टू ज्वाइन मतलब मैं ज्वाइन करना चाहूंगी, ये उसकी इच्छा है, आइडिया भी नहीं। इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, आगे आते हैं। आगे है स्पीकिंग एक्टिविटी। नाउ द पोएट स्पीक्स ऑफ सेवरल ऑक्यूपेशंस इन द पोएम। पोएट ने कुछ ऑक्यूपेशंस के बारे में बात की है पोएम में। क्रिएट ग्रुप ऑफ 5, 5 का ग्रुप बनाइए। अलॉट कर दीजिए 5 वोकेशंस ऑफ एनी 5 वोकेशंस दैट द पोएट टॉक अबाउट। जो पोएट ने
वोकेशंस के बारे में बात की है। कोई भी 5 वोकेशंस आप अलॉट करेंगे एक दूसरे को, हर एक बच्चा ग्रुप में एक वोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आपको 1 या 2 मिनट ही बोलना है, ज़्यादा नहीं, उनके वोकेशन के बारे में कि वो कौन है, कौन सा वोकेशन उन्होंने चूज़ किया, वो क्या काम करते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस है उनके काम पर, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, एंड देन अ मैसेज फॉर ऑल। सो ये बहुत शॉर्ट में हमने सभी प्रोफेशंस के बारे में लिखा है। ये बोल सकते हैं आप। सबसे पहले क्राफ्ट्स पर्सन। अ क्राफ्ट पर्सन इज अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स बाय हैंड। दे मेक पॉट्स, क्लोथ्स, पेंटिंग्स, बास्केट्स एंड मेनी ब्यूटिफुल आइटम्स। They work in small workshops or at home. Their work needs skill, patience, and creativity. Sometimes they do not get enough money for their hard work. And the message is we should respect crafts people because they make our culture beautiful. Okay? ये काम बता दिया उनका, कहाँ पर वो काम करते हैं, स्मॉल वर्कशॉप में। उनके काम के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसा उनका एक्सपीरियंस होता है काम करने का, और देन मैसेज लास्ट में। Next is carpenter. A carpenter works with wood. They make tables, chairs, doors and beds. They work in workshops and construction places. They measure wood carefully and use many tools. Their work is hard and needs accuracy. Sometimes carpenter gets tired because of long working hours, and carpenters make useful things for us, so we should respect them. Electrician. An electrician works with wire and electricity. They fix fans, lights, switches and other electrical items. They work in homes, schools, offices and buildings. Their work can be dangerous because of electric shocks. Electricians make our life easy and bright, so we should respect electricians because they help us every day. Boatman. A boatman sails boat and catches fish. They work in rivers and seas. Boatmen work in all types of weather. Sometimes they face storm and strong waves. Their work is difficult but very important. So boatmen are brave and hard-working people. A shoemaker makes and repairs shoes. They work in small shops or markets. Their shoes help us walk, run and play comfortably. Sometimes shoemakers do not get enough respect for their work. And the message is every job is important and shoemakers help us in daily life. Next is cook. A cook prepares food for people. They work in homes, hotels, schools and restaurants. Cooking needs patience, cleanliness and skill. Cooks often work for long hours in hot kitchens. They make tasty food for us. So we should thank cook for preparing healthy and delicious food. Then mason. A mason builds houses and walls using bricks and cement. They work at construction sites. Their work is very hard. They work in heat, dust and difficult conditions. Mason help in building homes, schools and roads. The message is we should respect mason because they help build our society. Okay? यही प्रोफेशंस की बात चैप्टर में पोएट ने की है। आगे आ जाते हैं राइटिंग टास्क पर। नाउ योर स्कूल विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ करियर मेला। आपके स्कूल में करियर मेला होने वाला है, इन विच स्टूडेंट्स आर टू बी मेड फेमिलियर विद डिफरेंट करियर ऑप्शंस। स्टूडेंट्स को डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा। ये पोस्टर है नीचे, इसको आपको कंप्लीट करना है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको पोस्टर बनाने के लिए भी आ सकता है। देखो फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया है। पोस्टर में सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर, कौन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनका नाम होता है। इवेंट या पर्पस आप बताएंगे, क्या इवेंट है, क्या उसका पर्पस है, डेट होगा, टाइम, वेन्यू बताएंगे कहाँ पर होने वाला है वो इवेंट, उसके क्या हाईलाइट्स हैं। देन स्लोगन क्या होगा उसका, एंट्री टिकट्स, कोई फीस है या फ्री है, स्पॉन्सर कौन है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, किसने वो वो पोस्टर इशू किया है। तो सबसे ऊपर, क्योंकि हम करियर मेला स्कूल में करने वाले हैं, तो आपके स्कूल का नाम आएगा, जो भी नाम है, मान लीजिए ABC स्कूल, इस तरह से आप लिखेंगे, आप स्कूल का नाम लिखेंगे, हम ABC पब्लिक स्कूल लिख देते हैं। सो ABC पब्लिक स्कूल अनाउंसेस ब्लैंक मेला, कौन सा मेला है, करियर मेला। टू स्प्रेड अवेयरनेस, ये मेला है जिससे कि हम बच्चों को अवेयर कर सके अबाउट वेरियस करियर्स, डिफरेंट करियर्स के बारे में। ऑन 25 फरवरी, 25 फरवरी को फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, सुबह 9 से 6 बजे तक, एट कहाँ पर होगा ये, मान लीजिए मेला होने वाला है स्कूल हॉल में या स्कूल ऑडिटोरियम में, ये होगा एट स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम, कॉमा स्कूल का नाम ABC पब्लिक स्कूल।
नीचे हाईलाइट्स होंगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन blank provided for all streams. Detailed information will be provided for all streams. आप साइंस के हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, सभी स्ट्रीम के लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई जाएंगी, या आप हाईलाइट्स बता रहे हैं. काउंसलर्स फॉर ऑल, काउंसलर होंगे सभी करियर ऑप्शंस के लिए, फॉर ऑल करियर ऑप्शंस. देन इंटरैक्टिव ब्लैंक विद प्रोफेशनल्स, इंटरैक्टिव सेशंस होंगे आपके प्रोफेशनल्स के साथ. ओके, चार्ट योर फ्यूचर आर्ट करियर मेला, और ब्लैंक फ्री, एंट्री टिकट्स फ्री, एंट्री टिकट्स कोई फीस नहीं है, फ्री. ओके, ब्लैंक स्कूल. यहां पर आएगा स्पॉन्सर, स्पॉन्सर्स हैं एबीसी पब्लिक स्कूल ही कर देते हैं, या कोई और भी हो सकता है. स्पॉन्सर मान लीजिए XYZ करियर एकेडमी है, XYZ करियर स्कूल, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं उसको. ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी. इस तरह से आपको पोस्टर बनाना होता है. पोस्टर में कभी भी हम सेंटेंसेस में नहीं लिखते हैं, आप भी जनरली पोस्टर देखते होंगे. इसी तरह की कुछ एक दो इंटरैक्टिव से पिक्चर होगी टॉपिक से रिलेटेड. यहाँ पर सक्सेस, फिर सबसे ऊपर कौन ऑर्गेनाइजर है उसका नाम आएगा, क्या होने वाला है, किस लिए है, पर्पस आ जाएगा, ये पर्पस है, ये है वेरियस करियर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए. कब, डेट, टाइम और प्लेस बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर आना है लोगों को. आपका जो पोस्टर है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कि कहीं पर आपने पेस्ट कर दिया, किसी ने देखा तो एग्जैक्टली पता हो उसको कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या होना है वहाँ पर, इंटरेस्टेड लोग ही आए. फिर ये हमारे उसकी हाईलाइट्स हैं, सभी स्ट्रीम के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. काउंसलिंग होगी, कोई भी करियर ऑप्शन हो उसके लिए, और वहाँ पर प्रोफेशनल्स आएंगे, उनके साथ आपका इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन होगा. ये आपका स्लोगन हो गया. स्लोगन है चार्ट योर फ्यूचर आर्ट करियर मेला. एंड देन एंट्री टिकट्स आपने बता दिया फ्री है, एंड स्पॉन्सर. ओके, नेक्स्ट. अ पोस्टर इज, वही है, पोस्टर क्या होता है, इट इज़ यूज टू अनाउंस एन इवेंट. पोस्टर हम बनाते हैं कोई इवेंट अनाउंस करने के लिए. इसमें ये फीचर्स होते हैं. प्लेस्ड इन अ बॉक्स, ये भी ध्यान रखिएगा, नोटिस की तरह पोस्टर भी हमेशा बॉक्स में लिखना है. विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए. इसमें एक दो इमेजेस और आप बना सकते थे, जैसे ये इमेज है, ताकि बोरिंग ना लगे. ठीक है, देखने में इंटरैक्टिव हो, अट्रैक्टिव हो. लेटर ऑफ डिफरेंट फॉन्ट्स एंड साइजेस, कोई जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप कैपिटल में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर फॉन्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर किसी चीज़ को बॉक्स में लिख दीजिए, कैपिटल में लिख दीजिए, डिफरेंट पेन्स आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, देन प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, स्पेस प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ऐसे लाइंस में नहीं लिखना है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे दिए, यहाँ पर और स्पेस है, इस तरह से. ओके, एंड वर्ड लिमिट 50, बहुत ज़्यादा, अगेन नोटिस को भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं. पोस्टर में भी आप ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें मैं 100 to 150 वर्ड्स तो लिख ही दूँ. जितने कम शब्दों में आप लिखेंगे, ये अच्छी बात है दोनों की ही, कि बहुत सेंटेंसेस या ग्रामर का आपको ध्यान नहीं रखना है. जितने कम शब्दों में लिख पाएंगे, लेकिन हर एक चीज़ होनी चाहिए, उतना ही बेटर माना जाता है नोटिस भी, और उतना ही बेटर माना जाता है पोस्टर भी. ओके, ये तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं. लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट में एक पोएम आपको दी है, द लैम्प लाइटर. सो माई टी इज नियरली रेडी एंड द सन हैज लेफ्ट द स्काई. मेरी चाय लगभग तैयार हो गई है और सूरज भी जा चुका है, शाम हो चुकी है, या फिर आप कह सकते हैं दिन ढल चुका है. इट्स टाइम टू टेक द विंडो टू सी लीरी गोइंग बाय. लीरी वो पर्सन है जो लैम्प लाइटर है, लैम्प जलाने वाला व्यक्ति. सो अब टाइम आ गया है कि विंडो के पास जाकर लीरी को जाते हुए देखा जाए. फॉर एवरी नाइट एट टी टाइम एंड बिफोर यू टेक योर सीट. हम राइम के साथ पढ़ते हैं ना इसको, क्योंकि इसमें स्काई बाय राइमिंग है. माई टी इज नियरली रेडी एंड द सन हैज लेफ्ट द स्काई. इट्स टाइम टू टेक द विंडो टू सी लीरी गोइंग बाय. For every night at tea time and before you take your seat, with lantern and with ladder he comes posting up the street. Now Tom would be a driver and Maria go to sea, and my papa is a banker as rich as he can be. But I, when I'm stronger and can choose what I am to do, oh Leary, I'll go round at night and light the lamp with you. तो आगे पोएट कहती हैं कि हर शाम को चाय के समय
और लोग कि अब उससे पहले बैठे रिलैक्स करें, उसके पहले अपनी लैंटर्न के साथ, एक लैंप के साथ, लाइट के साथ और लैडर अपनी सीढ़ी के साथ वो आता है पोस्टिंग अप द स्ट्रीट। पोस्टिंग अप मतलब तेजी से चलता हुआ स्ट्रीट के ऊपर, सड़क के ऊपर। देन टॉम बड़ा होकर ड्राइवर बनना चाहता है। मारिया जो है समुद्र में काम करना चाहती है। यहाँ पर पोएट जो बच्चों के डिफरेंट ड्रीम जॉब्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। फिर पोएट बताती है कि उनके फादर एक बैंकर है, वो बहुत अमीर भी है, रिच है, बैंक में काम करते हैं। लेकिन फिर वो अपने बारे में सोचती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन एंड कैन चूज व्हाट आई एम टू डू, और मैं मतलब खुद से सोच सकती हूँ, क्योंकि फादर बैंकर है, जो वो बनना चाहे वो बन सकती है। ओ लीरी, फिर वो लैम्प लाइटर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रात को चला करूंगी, एंड लाइट द लैम्प विद यू, और तुम्हारे साथ लैम्प लाइट किया करूंगी। मतलब वो लीरी की तरह लैम्प लाइटर बनना चाहती है, क्योंकि उसकी जॉब उसको बहुत फैसिनेटिंग लगती है। तो यहाँ पर जो बच्चा है डेली लैम्प लाइटर को देखता है हर शाम को, उसे उसका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और उसका सपना है एक दिन लैम्प लाइटर बनना फ्यूचर में। अच्छा, आगे भी है। नाउ फॉर वी आर लकी विद अ लैम्प बिफोर द डोर, ओलीरी स्टॉप्स टू लाइट इट एज ही लाइट सो मेनी मोर। तो बच्चा सोचता है कि हम बहुत लकी है। अच्छा, आर.एल. स्टीवेंसन ने लिखी है ये कि मैं कितना लकी हूँ कि मेरे घर के सामने लैम्प है, इसलिए वो लैम्प लाइटर को देख भी पाता है। तो लीरी वहाँ पर लाइट जलाने के लिए रुकता है और भी बहुत सारी लाइट्स वो जलाता है। एंड ओ बिफोर यू जरी बाय द लैडर एंड विद लाइट, ओ लीरी सी अ लिटिल चाइल्ड एंड नॉट हिम टू नाइट। आगे वो लीरी को कहता है कि इससे पहले तुम अपनी स्टेयर और लाइट्स को लेकर जल्दी से चले जाओ, उससे पहले उस छोटे बच्चे को तो देखो जो तुम्हें खिड़की से देख रहा है, एंड नॉट हिम, उसकी तरफ गर्दन ही हिला दो आज रात टू नाइट। ओके, तो जैसे किसी से आप बहुत प्रभावित होते हैं तो आप उनसे मिलना चाहते हैं कि वो आपको नोटिस करे। तो बच्चे का वही है, क्योंकि वो लैम्प लाइटर बनना चाहता है, उसे उसका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो बहुत हैप्पी फील करता है कि उसके घर के बाहर ही लैम्प है, जिससे कि वो लैम्प लाइटर को रोज देख पाता है हर शाम को। और वो ये भी चाहता है कि कभी लीरी भी उसको नोटिस करे और काइंडली उसको ग्रीट करे। तो एक तरह से बच्चे के इनोसेंस के बारे में बताया गया है। जब हम भी छोटे होते हैं तो हमारे लिए भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कौन सा काम इंटरेस्टिंग लगता है हमें, वही हम करना चाहते हैं। उसके बाद ये कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स आपको गिवन है। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपनी चॉइस के किसी भी एक वोकेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर करेंगे, आपको रीज़न बताना है क्यों आपने उसको चूज़ किया और कैसे वो सोसाइटी के लिए और आपके लिए हेल्पफुल है। अब एक जापानीज हाइकू दी है आपको। मेकअप योर माइंड स्नेल, यू आर हाफ इनसाइड योर हाउस एंड हाफ वे आउट। तो वो स्नेल को कहता है, स्नेल आपने देखी होगी, आधा वो जो शेल होती है उसकी बैक पर, उसके अंदर उसकी बॉडी होती है, सिर बाहर होता है। तो बच्चा कहता है कि स्नेल अपना ज़रा माइंड बना लो, मेकअप योर माइंड मतलब डिसाइड कर लो, तय कर लो कि तुम्हें कहाँ रहना है, आधे तुम अपने घर के अंदर और आधे बाहर हो। हाइकू एक ट्रेडिशनल जापानीज पोइट्री फॉर्म है, जो बहुत ही शॉर्ट पोएम होती है, लगभग 17 सिलेबल वर्ड्स होते हैं इसमें, जिनको 3 लाइन्स में डिवाइड किया गया होता है, विद 5 सिलेबल्स इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं, 7 होते हैं सेकंड में, एंड 5 सिलेबल्स इन द थर्ड लाइन। ओके, फिर आपको भी अपनी एक हाइकू पोएम बनानी है और अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करनी है। चलिए, आप कर लेंगे खुद से। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ पोएम ओवर होती है। होपफुली बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। Thank you so much for watching.